Hello students, let us start our topic where we left in our last class. We talked about many things like what is force, how can we define force, and what the changes force can bring in various objects. हमने फोर्स का इफ़ेक्ट डिस्कस किया था, फिर हमने दो टाइप ऑफ फोर्सेस पे फोकस किया था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो चीज़ें आती हैं, वो इस तरह का फोर्स है जो दो बॉडीज़ के कांटेक्ट में होने से होता है, जैसे मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे. और दूसरा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें दो बॉडीज़ बिना एक दूसरे को टच किए, जब वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस अपार्ट हैं, उसके बावजूद वो एक दूसरे को के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उसे हम कहते थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. और इसमें हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, और हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे. तो लेट अस सी वन मोर स्मॉल एक्टिविटी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैंने आपको पिछली बार भी बिट्स ऑफ पेपर और स्केल से एक्टिविटीज़ डिस्कस करके बताई थी, बट आज हमने यहाँ पर एक बलून लिया है. ओके, यू कैन सी अ बलून ओवर हियर, और बलून को हमने रब किया है पेपर से. जब हम पेपर से बलून को रब करते हैं तो बोथ द पेपर एंड द बलून, बोथ द थिंग्स गेट चार्ज्ड अप. और यहाँ पर हमने कुछ पीसेस रखे हैं, बिट्स ऑफ पेपर वी हैव kept over it. Okay, now what will happen if we will bring this balloon a little close to the bits of paper but not in touch with the paper, they will get attracted towards the balloon. जैसे ही हमने पेपर को बैलून से रब किया और बैलून चार्ज्ड अप हुआ, तो जो थोड़ी दूर पर पड़े हुए ये हमारे कागज़ के टुकड़े थे, वो बैलून के थोड़ा सा पास ले जाने पर ही ये टुकड़े उससे अटैच हो जाते हैं. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट द बैलून हैज़ गॉटन चार्ज ओवर इट एंड इट हैज़ अट्रैक्टेड द बिट्स ऑफ पेपर टूवर्ड्स इट्स सरफेस. और इस तरह के फोर्स को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं. ओके, द बैलून इज़ ऑल्सो चार्ज एंड हियर द पेपर विथ विच वी रब द बैलून वॉज ऑल्सो चार्ज. ओके, now this is the electrostatic force, and it is the force which comes into action without the two bodies coming in contact with each other. Okay, so I hope the example is very much clear to you. Now let us move to our topic, pressure. Just give me few minutes so that I can take you to the slide of pressure. Just wait beta. प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि प्रेशर को हमने डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रूबरू होते हैं हम इससे. ठीक है, नाउ हियर इन द स्लाइड व्हाट वी हैव टेकन दीज वुडन बॉक्सेस. हमने यहाँ पर ये 5 वुडन बॉक्सेस लिए हैं, और इसके अंदर हमने आयरन नेल्स या आयरन स्क्रैप फिल कर दिया है, ताकि इन वुडन बॉक्सेस में थोड़ा सा वेट आ जाए. और हमने इनको इक्वली टेबल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया. ओके, नाउ अब सेकंड कंडीशन में देखो, हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट ना करके एक के ऊपर एक पाइल अप कर दिया. लेकिन ये क्या, पहले वाले कंडीशन में तो हमारी टेबल बेंड नहीं की थी, बट सेकंड कंडीशन में द टेबल हैज़ बेंड वेयर द फोर्स इज़ एक्टिंग मोर. आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पर हमने अपने इन वुडन बॉक्सेस को पाइल अप किया है, इस हिस्से पर यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो बेंड हो गई है. ऐसा क्यों? क्या आप सोच सकते हो कि फोर्स और जिस एरिया पर ये एक्ट कर रहा है और प्रेशर, इन तीनों का आपस में कुछ रिलेशन है? पहले वाले केस में भी तो ये वुडन बॉक्सेस फोर्स लगा रहे हैं, बट वहाँ तो टेबल बेंड नहीं हुई. बट इस कंडीशन में वुडन बॉक्सेस जब एक के ऊपर अब पाइल अप कर दिए गए तो भी वो फोर्स लगा रहे थे, बट टेबल बेंड क्यों हो गई? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट पहले वाले कंडीशन में जो वेट था बॉक्सेस का, वो पूरी की पूरी टेबल में स्प्रेड कर गया, जबकि यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो बहुत कम एरिया में एक्ट कर रहा है. ठीक है, पहले वाले कंडीशन में क्या था, एक बॉक्स यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ था. ठीक है, 5 बॉक्सेस वर लाइक दिस. तो काफ़ी बड़े एरिया में ये फोर्स, इनका अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहा था.
बट जब हमने इन सारे ही वुडन बॉक्सेस को एक के ऊपर एक पाइलअप कर दिया तो इन सब का इकट्ठा फोर्स एक जगह पर एक्ट करने लगा। आप देखो यहाँ पर स्लाइड में फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, टेबल पर। और एरिया क्या था, जो पहले बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ था फोर्स, वो फोर्स अब आकर के बहुत छोटे से एरिया पे एक्ट कर रहा है। ओके, तो वी कैन डिफाइन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। ठीक है, ये प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। और टेबल बेंड इसीलिए हुआ बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वुडन बॉक्सेस। ओके, अब इस इक्वेशन से आप ये समझिए बच्चों कि जब भी हमारा एरिया ज़्यादा होगा, अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर हमेशा कम लगेगा। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। जब प्रेशर और फोर्स तो इक्वल में है बट एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो जब कोई चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाती है यानी कि उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर आपका कम लगेगा। ठीक है, इसको हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। ओके, दिस वाज द सेम। हाँ, अब ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं। देखो, इस बच्चे ने एक स्कूल बैग हैंग किया हुआ है और स्कूल बैग का कुछ ना कुछ वेट ज़रूर होगा। तो आप देख रहे होंगे बच्चे कि जिनके बैग पुराने हैं या जिनका जो ये स्ट्रैप होता है ना बैग का, जहाँ से हम बैग को हैंग करते हैं, अगर वो स्ट्रैप हम पतला कर देंगे तो क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। और एरिया अगर कम हो गया तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, P इज़ इक्वल टू F अपॉन A। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इसकी स्ट्रैप्स पतली पतली हैं, एरिया कम हो गया है, तो बैग का प्रेशर हमारे शोल्डर्स पर बहुत ज़्यादा लगेगा और बैग हमको काफ़ी हैवी लगेगा। यहाँ तक कि प्रेशर की वजह से यदि आप स्कूल से घर जा कर के शर्ट रिमूव करके देखोगे तो आपके कंधों पर निशान भी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द बैग। और ऐसा ना हो इसीलिए द कंपनीज आर मेकिंग बैग विद द ब्रॉडर स्ट्रैप्स। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। जितने भी हमारे टूल्स होते हैं, जो मशीनरी में यूज़ होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो काफ़ी शार्प और पॉइंटेड होते हैं। अगर हम घर की बात करें तो आप यहाँ पर देखो, घर में जो हमारी नाइफ्स होती हैं उसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो काफ़ी शार्प होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारे हाथ का जितना भी फोर्स है वो आकर के बहुत छोटे से, क्योंकि नाइफ़ का जो एज है वो तो बहुत पतला है, पतला होने का मतलब क्या हुआ, एरिया बहुत कम हो गया। तो जब कम एरिया हो गया तो पूरा प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है और प्रेशर जो होता है नाइफ़ के प्रेशर से कम एरिया पर वो लगता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है और हम इजीली अपने वेजिटेबल्स को चॉप कर पाते हैं, जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं। एक एग्जाम्पल आपके बुक में बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अगर हम कील को, जो कील हम लोग दीवार में लगाते हैं ना, तो उसका एक हेड पोर्शन होता है जो ब्रॉड होता है, चपटा होता है, और जो टिप होती है वो बहुत पॉइंटेड होती है। अगर आप ये करके देखो ज़रा अपने हाथ से, हैमर से लेकर के जो नेल का जो ब्रॉड टिप जो सिर होता है उसको दीवार में लगाने की कोशिश करो। विल यू बी एबल टू इंसर्ट द पिन इन द वॉल? नो, एब्सोल्युटली नॉट। वाई? बिकॉज वहाँ पर एरिया बड़ा हो गया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जब आप दोगे तब जा कर के वो जो सिर टॉप एरिया है वहाँ से नेल अंदर जाएगी और उसका जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है, यानी जितना भी फोर्स हम हैमर से देते हैं वो सारा का सारा फोर्स बहुत कम एरिया पर एक्ट करता है। और क्योंकि एरिया कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा लगा और उस हाई प्रेशर से जो नेल है वो अंदर चली जाती है। ओके, एक और एक्टिविटी फिगर 11.13 देखो अपने बुक में, एक कूली की पिक्चर दी हुई है ना। तो कूली क्या करता है, अगर सामान को ऐसे ही अपने सिर पे रख लेगा, बिना क्लॉथ को वो राउंड टर्बन बनाए हुए ऐसे ही रख लेगा, तो सिर्फ एक ही जगह पर जो सामान है वो उसके हेड से टच में आएगा। तो वो क्या करता है, उसको बहुत पेन फील होगा सिर में, इसलिए वो क्या करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देता है।
जब वो पगड़ी बनाता है गोल गोल तो एरिया क्या हुआ, अब इतने बड़े क्लॉथ के एरिया पर आपका जो लगेज है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो गया। जब एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर उसको कम फील होगा, उसको ज़्यादा भार महसूस नहीं होगा, एंड ही कैन ईजिली कैरी द लगेज. So these were some very good examples given in your textbook. Okay, and 2 examples I have already explained. Now we will see here is one more example of needle and thread. नीडल का जो टिप होता है ना बच्चे, ये देखो ये बहुत पॉइंटेड होता है. क्यों? क्योंकि जो जिस फोर्स से हम सुई को स्टिचिंग में यूज़ करते हैं तो वो सारा का सारा फोर्स आकर के इस पॉइंट एरिया पर लगता है, और जैसे ही एरिया कम हो जाता है प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है टिप के ऊपर में कि ये कपड़े को छेद करके उसमें स्टिचिंग हम कर पाते हैं, कपड़े को पियर्स कर देता है ईजी से. आप उंगली से कपड़े को उंगली घुसा करके कपड़ा फाड़ने की कोशिश करो तो फटेगा नहीं, लेकिन एक सुई जिसका टिप एकदम पॉइंटेड है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो आराम से कपड़े के अंदर इंसर्ट हो जाती है. ओके, तो आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू. नाउ वी विल कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक गिवन इन द बुक. वेदर द लिक्विड और गैसेस डू दे एक्सर्ट प्रेशर लाइक सॉलिड. क्या अभी तो हमने बैक स्ट्रैप की बात की, नेल की बात की, सॉलिड की बात की, सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे, वुडन बॉक्सेस और टेबल, लेकिन क्या पानी और हवा क्या ये भी दबाव बनाती हैं? तो इसको हम देखते हैं. सामने स्लाइड पर आपको एक बच्चा दिख रहा है जो कि बैलून में एयर इंसर्ट कर रहा है, और जब ये एयर अंदर जा रही है, बैलून में जा रही है, मुंह की जो हवा जा रही है, तो ये हवा इसके वॉल्स पर दबाव बना रही है, जिसकी वजह से ये बैलून क्या हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है. तो ये पहला एग्जाम्पल एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि येस, गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. हियर इन दिस केस ऑफ लिक्विड वी कैन सी, अगर आपने ये बाथरूम में बहुत किया होगा इस एक्टिविटी को, आपके पास एक बकेट फुल ऑफ वाटर है और ऊपर से आप मग उसमें अगर सीधा, बिल्कुल सीधा, टिल्ट नहीं करना है आपको, अगर एक सीधा मग आप पानी में इंसर्ट करने की कोशिश करें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत दम लगाना पड़ रहा है उस मग को पानी में डालने के लिए, सीधा डालने के लिए? ऐसा क्यों हो रहा है, हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि लिक्विड भी हमारे मग के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो आसानी से मग को नीचे नहीं आने दे रही है. ओके, और एक और एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दबाव. अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा कि कैसे हमने मुंह की हवा जब बैलून में फिल की तो बैलून हमारे मुंह की एयर के प्रेशर की वजह से, एयर जो बैलून में गई उसने बैलून की वॉल्स पे प्रेशर लगाया और बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो गया, फूल गया. तो हम आपको सबको पता है कि अर्थ के अराउंड में एक एनवेलप ऑफ एयर होता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, यानी हवाओं, गैसेस होती हैं जिसने एयर अर्थ को सराउंड करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो जब ये इतनी सारी एयर है एटमॉस्फेयर में, तो आपको नहीं लगता कि वो भी कुछ ना कुछ दबाव हम पर बनाती होगी, अर्थ पर जो भी चीज़ें हैं उस पर बनाती होगी, और उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, जब एयर होती है, आपने पढ़ा होगा ना क्लास 8 में, अभी आने वाले चैप्टर में, या पहले भी 7th में भी आपने पढ़ा होगा कि एयर में नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, CO2, बहुत सारी गैसेस होती हैं. तो गैसेस हैं तो डेफिनेटली इनका वेट होगा, और ये क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अर्थ के ऊपर में, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं एयर प्रेशर. ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ के काम करने में. जैसे आपने फ्रूटी तो पी ही होगी या कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, तो ये जो पानी नीचे जो हमारा कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रॉ में ऊपर कैसे आता है, ये स्ट्रॉ से ऊपर माउथ में कैसे आता है? आप देखो, जब हम सक करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रॉ के अंदर हमने एयर प्रेशर बिल्कुल कम कर दिया, पूरी की पूरी उसकी एयर हमने मुंह में भर ली.
जब सक किया हमने तो जब स्ट्रॉ के अंदर एयर प्रेशर कम होगा तो जो अंदर कोल्ड ड्रिंक भरा है उसके सरफेस पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो उस दबाव के कारण लिक्विड इस स्ट्रॉ में आ जाता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर देखो, सिरिंज। आपने सबने देखा होगा डॉक्टर्स को सिरिंज यूज़ करते हुए। जब हम इस मेडिसिन के लिक्विड में, केमिकल में सिरिंज इंसर्ट करते हैं तो पीछे जो ये पिस्टन रहता है, ये देखो जो डॉक्टर ने हाथ में पकड़ा हुआ है, हम पिस्टन को जब पीछे पुश करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिरिंज के अंदर जो भी एयर है उसको निकाल रहे हैं, पीछे पुश कर रहे हैं, तो एयर प्रेशर यहाँ रिड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ के केमिकल पे प्रेशर ज़्यादा है, तो फटाफट पूरा का पूरा केमिकल जो है वो हमारे सिरिंज में आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब मैं आपको कुछ और स्लाइड्स दिखाती हूँ जिससे कि आपको बुक की एक्टिविटीज़ जितनी भी दी हुई हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, सी दिस स्लाइड, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, यानी एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी कैन से कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, ये तीनों ही चीज़ें, तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आपने देखा होगा एलपीजी जो सिलेंडर्स होते हैं या जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो ड्राइवर्स यूज़ करते हैं या जो माउंटेनियर्स यूज़ करते हैं उसमें गैस फिल्ड है। ठीक है, तो जो गैस हमारे इस सिलेंडर में भरी जाती है वो डिपेंड करती है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कंटेनर की हाइट का। इसको याद रखना अच्छे से, कंटेनर की हाइट का, जितना ज़्यादा बड़ा कंटेनर उतना ज़्यादा एयर प्रेशर। इसको नोट कर लो कॉपी में, जितनी ज़्यादा हाइट होती है कंटेनर की उतना ही प्रेशर जो है एयर का, एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो गैस इसमें भरी जाती है वो एक्चुअली लिक्विफाइड गैस होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको प्रेशर से, बहुत हाई प्रेशर पे हम उसको इन सिलेंडर्स में फिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी हियर, एक और जो हमने बैलून वाला एग्जाम्पल किया था उसी को, वो सेम ही एग्जाम्पल है। हमने क्या किया है, एक ग्लास की या एक प्लास्टिक की ये पाइप ली है और उसके माउथ पर हमने बैलून को टाई अप कर दिया है, बांध दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आप क्या हो रहा है, जब हम यहाँ से एयर फ्लो करते हैं, एयर इंसर्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपका बैलून फूलना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखो हमने जब इसमें इतना एयर फिल किया तो ये बैलून इतना फूला है। नेक्स्ट केस में हमने और भी ज़्यादा एयर फिल किया। ये चीज़ आप एयर से ही नहीं, आप पानी से भी कर सकते हो। अब पहले में आपने पानी यहाँ तक भरा था तो बैलून कम फूला था, इसमें पानी हमने यहाँ तक भर दिया तो बैलून ज़्यादा फूल गया। यानी ये पानी जो अंदर जा रहा है वो इस बैलून के वॉल्स पर प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से बैलून जो है वो फैलती जा रही है। तो लिक्विड्स या गैसेस दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक और एक्टिविटी है, बुक की ही एक्टिविटी है। हमने ये देखा कि कैसे हाइट जो है वो बैलून पर असर डाल रही है या एयर प्रेशर नीचे की तरफ कैसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, नीचे की तरफ फिर से बैलून को टाई अप कर दिया है एक नोज़ल लगा करके। ठीक है, और हमने फिर से पानी फिल किया। तो आप देखो जैसे जैसे हम पानी फिल करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा बैलून जो है वो इन्फ्लेट होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है एयर का दबाव बढ़ता जाता है। आपने सुना होगा सी डाइवर्स, नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी में, कि जो सी डाइवर्स होते हैं ना, जो डिस्कवरीज करने के लिए समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में अंदर जाते हैं उनके ऊपर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये था, ये एक्टिविटी क्लियर हो गई। एक और एक्टिविटी है बुक में जो कि हमें ये बताएगी कि किस तरीके से पानी का दबाव बिल्कुल बराबर होता है सारे दिशाओं में, एवरी डायरेक्शन में। हमने एक प्लास्टिक की बॉटल ली और एक ड्रिलर से हमने क्या किया, ये ड्रिलिंग मशीन थी जिससे हमने 3 होल्स इसमें बना दिए और फिर हमने इसमें पानी पुट किया। पानी जब हम इसमें डालते हैं बेटा तो आप देखोगे कि हर तरफ से पानी बराबर प्रेशर से बाहर आ रहा है। तो ये शो करता है कि जो पानी हो या एयर हो, जितनी ज़्यादा डेप्थ होती है उतना ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर होता है और सारे डायरेक्शंस में प्रेशर
बराबर लगता है। अगर ये प्रेशर बराबर नहीं लगता तो हमारा बैलून केवल एक ही तरफ को फूलता, या जो पानी के बुलबुले आप बनाते हो ना, बैलून राउंड ही क्यों फूलता है, पानी के बुलबुले गोल ही क्यों निकलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एयर प्रेशर है दैट इज़ एक्सर्टेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। एयर हवा का दबाव चारों दिशाओं में हर डायरेक्शन में बिल्कुल बराबर लगता है, इसीलिए बुलबुले जो है वो बराबर गोल निकलते हैं। तो ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि पानी का जो दबाव है वो नीचे डेप्थ पर और भी ज़्यादा हो जाता है और सारे डायरेक्शंस में बराबर रहता है। सी हियर, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। ओके, सो आई होप। और यहाँ पर देखो हमने पिस्टन से इसमें एयर इंसर्ट किया है, जैसे जैसे एयर इंसर्ट करते गए हमारा बलून जो है वो इन्फ्लेट करता गया। अब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लोग देख लेते हैं, लिक्विड और गैसेस प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। आपने ये शक्कर देखा है, इस तरह के आजकल हुक्स भी आ रहे हैं घरों में हैंग करने के लिए, कपड़े या कैलेंडर्स हैंग करने के लिए। जब इस शक्कर के अंदर एयर है, ठीक है, ये रबर का बना होता है, जो ये शक्कर है ये आपका रबर का बना हुआ है और इसके अंदर एयर है। तो जब हम इसको वॉल से या किसी भी सरफेस पर ज़ोर से प्रेशर लगा करके दबाते हैं तो उसके अंदर की एयर जो है वो बाहर आती है, ठीक है। बाहर आने की वजह से क्या होता है, ये अच्छे से उस सरफेस को पकड़ लेता है। अब आपने उसको वहाँ पर लगा दिया, वो चिपक गया उसमें। अब आप जब उसको खींचने की कोशिश करोगे, निकालने की कोशिश करोगे, वो ईज़िली बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एयर जो है उसने उसको उस गैप को फिल करके अच्छे से उसको टाइटली पैक कर दिया है। अब एयर का जो दबाव है बाहर से, आप यहाँ पर देखो, बाहर से इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट कर रहा है और ये दबाव इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो अगर आपने इस एयर प्रेशर से ज़्यादा फोर्स लगाया तो ही आप इस शक्कर को बाहर निकाल पाओगे। तो ये एक्टिविटी क्लियर हो गई। अब टेक्स्ट बुक में पेज 141 में आप डिड यू नो की एक्टिविटी पढ़ना और इस चीज़ को उस फिगर 11.20 से रिलेट करके देखना, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक बात सोचो, अभी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की कि जो एयर है हमारे चारों तरफ, कमरे में हम बैठे हैं, क्लासरूम में हम बैठे हैं तो चारों तरफ एयर है, यानी एयर हम पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, हर डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट कर रही है हमारी तरफ। तो हम इस प्रेशर के नीचे दब क्यों नहीं जाते? क्योंकि एयर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम क्यों नहीं दब जाते हैं? उसका रीज़न ये है बच्चों कि एक सेकेंड, मैं अभी उसको एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले मैं एयर प्रेशर कितना होता है और कितना नुकसान हमको कर सकता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमने एक बहुत बड़ी सिलेंड्रिकल पाइप ली, ठीक है, उसमें एयर भर दिया, एयर तो ऑलरेडी होगा ही बट हम कुछ और भी एयर चाहे तो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और उस सिलेंड्रिकल पाइप को आप अपने सर पर रखो, आपको एक बहुत बड़ा दबाव महसूस होगा और वही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ऐसा ही कुछ प्रेशर जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के अगल बगल, वो हमारे बॉडी पर भी उतना ही प्रेशर लगाता है। और आपको मैं इस स्लाइड में दिखाती हूँ, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, अगर हम 10x10 का ये सिलेंड्रिकल पाइप लेते हैं जिसका ये जो एरिया है 10x10 लेंथ ब्रेड्थ है, और अगर हम इसकी हाइट लें, इतनी लंबी इसकी हाइट हो कि वो लगभग हमारे अर्थ से एटमॉस्फेयर की लंबाई हो, बहुत लंबी पाइप हो, तो आप देखो कि अगर इतने एरिया वाली हमने पाइप ली है तो लगभग 1000 किलोग्राम फोर्स हमको अपने सर पर महसूस होगा, जो कि छोटा मोटा फोर्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। तो अगर एयर हमारे ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स लगा रही है तो हम उसको कैसे सह पाते हैं? उसके पीछे बहुत ही अच्छा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। बेटा आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर भी एयर जा रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, बॉडी में CO2 जनरेट हो रही है। तो ये जितनी भी हवा हमारे आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, हमारे लंग्स में भरी हुई है, हमारे सेल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी की सारी एयर अंदर से एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये देखो येलो कलर से शो किया गया है। अंदर का जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर, वो बाहर के एयर के प्रेशर को कैंसिल कर देता है।
और इसी वजह से हम पिचकते नहीं हैं उतने ज़्यादा एयर प्रेशर को पढ़ने के बावजूद भी। क्लास 7th में आप लोगों ने क्या एक्टिविटी की थी ना, आपने कोल्ड ड्रिंक बॉटल को हीट किया था पानी रख कर के, तो सारा पानी इवेपोरेट हो गया था, एयर भी ऑलमोस्ट निकल गई थी। फिर उस कोल्ड ड्रिंक कैन को हमने क्या किया, जैसे ही हमने उसको आइस ट्यूब में डाला, बर्फ़ के पानी में डाला, वो ज़ोर से पॉप साउंड आवाज़ करके और वो पूरा का पूरा कैन सिकुड़ गया था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर एयर निकल गई तो एयर प्रेशर भी कम हो गया, बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा था, तो बाहर वाले एयर प्रेशर ने, क्योंकि अंदर का कैन के एयर प्रेशर ख़त्म हो गया, तो उसने पूरे के पूरे कैन को पिचका दिया। अगर किसी दिन, हम तो ये कर नहीं सकते, बट अगर किसी दिन मान लो हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी एयर ना रही, तो हमारा भी वही हाल होगा जो कैन का हो गया था। ठीक है, तो आई होप कि मैंने बुक की सारी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं। अब वीडियो पॉज करके और बुक से भी हेल्प लेकर के डेफिनेशंस और एक एक एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लेना और मुझे नोट सेंड करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू इवेल्युएट यू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ योर नोट्स विच यू विल बी सेंडिंग टू मी। लर्न ऑल द definitions very well. Please learn 2 to 3 examples of every definition and try to understand each and every activity from this video also, and give a reading in your textbook also. Okay, thank you बच्चों, God bless you.